बच्चा। फिर भी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। विशाल सांप उत्परिवर्तित म्यूटेट होने लगा और एक दीप्तिमान सुनहरे राक्षस में बदल गया। बटलर बच्चों की ओर भागा, मुख्य पात्र की जांच की और बाकियों को आश्वासन दिया कि अपनी चोटों के बावजूद वह अभी भी जीवित है। दादाजी ने लड़कियों की उनके साहस के लिए प्रशंसा की और घोषणा की कि सांप उस दुर्लभ खजाने का दावा करने के लिए उनके लिए सही समय पर पक गया है। लेकिन उसी पल उन्हें एहसास हुआ ये कुलीन परिवार जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। इन भयानक जानवरों को विकसित करने के लिए उनका बलिदान दे रहे थे। दृढ़ संकल्प के साथ दादाजी और उनके बेटे ने सुनहरे सांप का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। उनके टकराव ने लाल ऊर्जा का एक विनाशकारी विस्फोट किया जो एक बहरे धमाके के साथ जंगल को चीर गया। धुएं के बीच से दो छायादार आकृतियां उभरी, जबकि बच्चे सुरक्षित दूरी पर दुबके हुए चौड़ी और डरी हुई आंखों से देख रहे थे। ठीक उसके बाद दादाजी और पिता उस पराक्रमी सुनहरे जानवर से मिले खजाने के साथ आगे बढ़े जिसे अभी अभी हराया गया था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है, ये टिप्पणी करते हुए कि आज की फसल उसकी कल्पना से कहीं अधिक समृद्ध निकली है। बिना समय बर्बाद किए वह बटलर को दो लड़कियों को ले जाने और गोदाम के लिए बचा हुआ सामान इकट्ठा करने का आदेश देता है। अपने दिमाग में वह चालाक बुजुर्ग पहले से ही साजिश रच रहा है, बेकार के टुकड़ों को अच्छे सामान के साथ मिलाकर औसत शिकारियों को सस्ते में बेचने के लिए, जबकि उच्च श्रेणी के खजाने को अलग रखता है ताकि कुलीन दस्तों को भारी कीमतों से लूटा जा सके। फिर वह जहर की थैली अपने बेटे को सौंप देता है और उसे नए शक्तिशाली संबंध बनाने के लिए सौदेबाजी के रूप में उपयोग करने के लिए कहता है। पिता ने अपने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद दादाजी चांदी के सांप का सींग सौंपते हैं, ये निर्देश देते हुए कि इसे नीलामी घर में भेजा जाए और घोषणा करते हैं कि तराजू को उनके प्यारे पोते के लिए सुरक्षात्मक खजाने में तैयार किया जाएगा। ये सब सुनकर युवा मुख्य पात्र केवल भ्रम में घूर सकता है। वह ये समझने में असमर्थ है कि उसका परिवार चीजों को किस तरह से संभालता है। बटलर गहराई से झुकता है, अपने मालिक के आदेशों को बिना किसी चूक के पूरा करने की प्रतिज्ञा करता है। लेकिन तभी लड़के के पिता बीच में आते हैं और अपने पिता से सांप राजा का सार एसेंस उसे सौंपने के लिए कहते हैं। बूढ़ा आदमी झुंझलाहट में गुस्से से भर जाता है और बड़बड़ाता है कि उसके बेटे के पास पहले से ही एक अच्छी पत्नी है जो उसे असीमित शक्तिशाली सार प्रदान करने में सक्षम है। उसी क्षण मुख्य पात्र की मां पास आती है और सोचती है, क्या मैं उनके लिए केवल एक उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं हूं? पीछे से मुख्य पात्र और उसकी बहनें चुपचाप तनावपूर्ण दृश्य को देख रही हैं। पिता की आंखें सदमे में फैल गईं। इससे पहले कि उनकी नजर नीचे झुकी जो अपनी पत्नी के सार पर टिकी रही, उनके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया। उनके विचार काले हो गए। वह इसे इतनी आसानी से मुझे कभी नहीं सौंपेगी। फिर उनकी नजर अपने बेटे की ओर गई, जिसे मुख्य पात्र की तीखी घूर का सामना करना पड़ा, जैसे बिना शब्दों के घोषणा कर रहा हो, मैं अपना दूध कभी किसी के साथ साझा नहीं करूंगा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के दादाजी ने सांप के सार को बटलर की ओर उछाल दिया। उसे आसानी से पकड़ते हुए बटलर गोले से निकलने वाली भारी शक्ति से चकित रह गया। परिवार के मुखिया ने शांति से कहा कि उनके बटलर का सबसे बड़ा बेटा वर्तमान में विकसित हो रहा है और यह सार उसके लिए उपयोगी साबित होगा। एक घुटने पर गिरकर वफादार सेवक ने श्रद्धा के साथ अपने मालिक को धन्यवाद दिया और कबीले के प्रति शाश्वत भक्ति की कसम खाई। दिनों बाद दृश्य एक तारों भरी रात के नीचे भव्य लुकलोन हवेली में बदल जाता है। अंदर युवा मुख्य पात्र अपने कमरे में एक रहस्यमय लटकन पेंडेंट पकड़े बैठा है। उसकी एक बहन अंदर आती है और उसे बताती है कि श्वांग को अब उसकी नौकरानी के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया है। लगभग संकेत मिलते ही दोनों लड़कियां उसके सामने साफ सुथरी वर्दी में दिखाई देती हैं, जो अपने भाई को गर्मजोशी से मुस्कुरा रही हैं। पेंडेंट को वापस नीचे देखते हुए उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट चमकता है जो पुष्टि करता है कि उसे रैंक ए का रक्षात्मक खजाना मिला है। उसके चेहरे के भाव को देखकर लड़कियों में से एक चिंता के साथ पूछती है कि क्या कुछ गलत है, लेकिन इससे पहले कि वह और दबाव डाल पाती, लड़के की आंखों में बिजली दौड़ गई। अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए उसने सीधे पेंडेंट में पीली ऊर्जा की एक लहर छोड़ दी। उसके कमरे से एक शानदार विस्फोट हुआ जो खिड़की से बाहर रात के आकाश में निकल गया। दोनों बहनें अविश्वास में देखती रह गईं, अपने भाई द्वारा प्रदर्शित शक्ति को देखकर दंग रह गईं। और फिर भी जब चमक फीकी पड़ गई तो पेंडेंट बिना एक भी खरोंच के एकदम सही रहा। लड़का उसे अपने हाथ में जकड़ लेता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। यह छोटा सा परीक्षण साबित करता है कि उसे क्या संदेह था कि जानवर जागृत मनुष्यों को खाकर विकसित हो सकते हैं। यह उस बदसूरत सच्चाई की भी पुष्टि करता है। कुलीन परिवार जानबूझकर सामान्य लोगों का चारा के रूप में उपयोग करते हैं। दुर्लभ संसाधनों और विशेष उपकरणों को इकट्ठा करने के लिए उनका शोषण करते हैं, जबकि उनके रक्षक होने का ढोंग करते हैं। अकादमी में सिखाए गए पाठ झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। इस पाखंड पर क्रोधित होकर मुख्य पात्र अपनी मुट्ठियां कस लेता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही हैं। दोनों बहनें अपने छोटे भाई की ओर देखती हैं और पूछती हैं कि क्या जानकारी वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है। गंभीर होते हुए मुख्य पात्र समझाता है कि उसके पास केवल उसे अब एहसास होने लगा है कि अज्ञानता कितनी खतरनाक हो सकती है। अपनी बहन के चेहरे को धीरे से थामते हुए वह उनसे कहता है कि अब से उन्हें जानकारी जुटाने के लिए लू परिवार के प्रभाव पर निर्भर रहना होगा। दृढ़ संकल्प के साथ दोनों बहनें सिर हिलाती हैं और उसके नेतृत्व का पालन करने के लिए
सहमत हो जाती है। कुछ क्षण बाद वह बातचीत का विषय बदलता है और पूछता है कि वह उस तथाकथित दिव्य टीम के साथ यात्रा क्यों कर रही थी। वह हिचकिचाती है, तुरंत उत्तर देने में असमर्थ। दूसरी बहन और दबाव डालती है, अपना स्वयं का प्रश्न उठाती है। शुवांग की शक्ति असामान्य रूप से इतनी मजबूत क्यों है। लाल बालों वाली लड़की चुप हो जाती है, उत्तर देने में असमर्थ, जबकि छोटी वाली उसे बिना पलक झपकाए तीव्रता से घूरती रहती है। नायक तब एक और नाम का उल्लेख करता है, सानसेन। उसे सुनते ही शुवांग जम जाती है, उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपनी लापता बहन के साथ क्या हुआ यह समझाने के लिए संघर्ष करती है। दुख के कारण वह फर्श पर गिर पड़ती है, बेतहाशा सिसकते हुए। इससे पहले कि उसके रोने पर किसी का ध्यान जाए, लड़का जल्दी से उसका मुंह ढक लेता है और उसे चुप रहने की चेतावनी देता है। एक बार जब वह थोड़ी शांत हो जाती है तो वह बिस्तर के किनारे पर बैठ जाती है, अभी भी कांप रही है और दर्दनाक याद को दोहराना शुरू करती है। वह बताती है कि जिस दिन उनकी बहन गायब हुई वह अपने भाई की तलाश में बाहर गई थी और कभी वापस नहीं लौटी। दृश्य फ्लैशबैक में बदल जाता है। छोटी शुवांग अकेली बैठी है, केक के एक टुकड़े को तरसती हुई देख रही है। उसका हाथ ऊपर की चेरी की ओर बढ़ रहा है। उसकी उदास आंखें दर्शाती हैं कि वह अपने भाई बहनों को कितना याद करती है, उनके घर आने का इंतजार कर रही है। अंत में वह खुद उन्हें खोजने का फैसला करती है। वह अंधेरे खाली घर में भटकती है, धीरे से सानसेन का नाम पुकारती है। जैसे ही वह एक छायादार गलियारे में दौड़ती है, डर अंदर तक समा जाता है और वह अपनी छोटी बहन से छिपना बंद करने और बाहर आने की विनती करती है। वर्तमान में वापस नायक यह सुनकर दंग रह जाता है कि सानसेन वास्तव में घर से भाग गई थी। शुवांग जारी रखती है, यह समझाते हुए कि छत से उसने कुछ भयानक देखा। जानवरों की लहर, बीस्ट टाइड, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी बल्कि एक द्वेषपूर्ण व्यक्ति का काम था। उसकी स्मृति उसे छतों पर तेजी से दौड़ते हुए हताशा में सानसेन का नाम पुकारते हुए दिखाती है। एक बिंदु पर वह एक बंद दरवाजे पर जोर से थपथपाती है, अपनी छोटी बहन से जल्दी भागने की विनती करती है, लेकिन तभी उसका चेहरा शुद्ध आतंक में बदल जाता है जब वह बगल में देखती है, यह महसूस करते हुए कि वह अकेली नहीं है। छत पर शुवांग ने पूर्ण चंद्रमा के नीचे खड़े एक अजीब व्यक्ति को देखा। आदमी का चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था, लेकिन उसकी तीखी लाल आंखें अशुभ रूप से चमक रही थी। शक्ति का विकिरण करने वाली एक छड़ी उठाते हुए उसने उसे जमीन पर जोर से मारा। एक पल में ऊर्जा की एक विशाल लहर बाहर की ओर फैल गई। उसके नीचे एक विशाल लाल जादुई घेरा दिखाई दिया, जिसकी भयानक चमक रात को रोशन कर रही थी। इसके केंद्र से लाल रोशनी की एक शानदार किरण आकाश की ओर उठी, जिसने स्वर्ग में एक दरार पैदा कर दी। जो निकला वह भयानक था। पोर्टल के माध्यम से नीचे घूरता हुआ एक विशाल सरीसृप जैसा नेत्र। शुवांग डर के मारे जम गई। जैसे ही घूमता हुआ लाल प्रवेश द्वार फैला और उसकी गहराई से राक्षसी जानवरों की लहरें निकल पड़ी। उसकी यादें उसे असहाय रूप से खड़े होकर दिखाती हैं। जैसे ही राक्षसी प्राणी शहर में भर गए, जो कुछ भी दिखाई दिया उसे नष्ट कर दिया। उनमें से एक जंगली दानव भेड़िया था, जिसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ठीक जब बचना असंभव लग रहा था, उसकी आंखों के सामने एक चमकता हुआ पैनल दिखाई दिया। सिस्टम ने उसे चुना था। इसने घोषित किया कि उसने एक दिव्य शरीर, खेती क्षमता को जगाया है। इसके मार्गदर्शन का पालन करते हुए उसने एक हताश छलांग लगाई, छतों के पार ऐसे उड़ते हुए जैसे उसने पहले कभी नहीं किया था। उस छलांग ने उसकी जान बचा ली। वर्तमान में वापस शुवांग बताती है कि वह तब तक अंतहीन रूप से कैसे दौड़ी जब तक कि उसे अंत में अधीनता टीम नहीं मिली, जिसने उसे शामिल कर लिया। उसकी कहानी सुनकर नायक अवाक रह गया। एक और सिस्टम, एक और चमत्कारी जागृति। फिर वह सुझाव देता है कि यदि उनमें से प्रत्येक को एक सिस्टम मिला है तो शायद सानसेन को भी मिला हो, और अगर वह सच है तो वह अभी भी कहीं जीवित हो सकती है। लड़का सिर हिलाता है, ये घोषणा करते हुए कि वे अपनी लापता बहन के किसी भी निशान को खोजने के लिए लू परिवार के प्रभाव का उपयोग करेंगे। तभी शुवांग हिचकिचाते हुए स्वीकार करती है कि उसे उसके सिस्टम द्वारा एक नया कार्य दिया गया था और यह एक इनाम के साथ आया था। बिना किसी चेतावनी के वह अपने भाई को अपनी बाहों में उठा लेती है। नायक की आंखें दहशत में चौड़ी हो जाती हैं। उसे तुरंत याद आता है कि पिछली बार क्या हुआ था। उसकी बहनें हालांकि खुश हैं। हंसते हुए जैसे ही वे दौड़ती हैं, वे सिस्टम के नए मिशन के बारे में बताती हैं। अपने छोटे भाई को नहलाना। उसके बाद दोनों बहनें नायक को नहाने के लिए धोने के क्षेत्र में खींच ले गईं। लाल बालों वाली बहन ने उसे हवा में ऊंचा उठाया, चिढ़ाते हुए कि एक छोटा हाथी ऐसा दिखता है, जबकि बेचारा लड़का शर्मिंदगी में चिल्लाया। एक तरफ सफेद बालों वाली बहन दृश्य पर हंसना बंद नहीं कर सकी, लेकिन तभी लाल बालों वाली को अचानक अपने भाई को और विरोध करने से रोकने के लिए एक शरारती विचार आया। एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने उसके हाथी को हल्के से मारा। दर्द का एक तीव्र झटका नायक के शरीर के माध्यम से दौड़ गया, उसे अवाक और अपमानित छोड़ दिया। कुछ क्षण बाद वह बाथटब में बैठा, अंदर ही अंदर सुलग रहा था और रो रहा था, जबकि बहनें सावधानी पूर्वक उसे धो रही थीं और मुस्कुरा रही थीं। जल्द ही वे टब में उसके साथ शामिल हो गईं, चारों ओर छींटे मारते हुए और पानी के साथ खेलते हुए, जैसे जैसे वह धीरे धीरे आराम करने लगा। स्नान के बाद बहनों ने उसे कसकर गले लगा लिया, ये प्रशंसा करते हुए कि वह कितना अच्छा छोटा लड़का था। लेकिन नायक वापस झिड़कता है, ये बड़बड़ाते हुए कि वे बदल गई हैं। अचानक लाल बालों वाली बहन अपनी जगह पर जम गई। उसकी हंसमुख अभिव्यक्ति गायब हो गई और उसकी जगह शुद्ध भय ने ले ली। नायक ने तुरंत उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया और चिंता से पूछा
कि क्या गलत है। कांपती हुई उंगली से उसने आगे की ओर इशारा किया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने खुलासा किया कि जानवरों की लहर उस आदमी के कारण हुई थी। इस खुलासे ने नायक और उसकी दूसरी बहन दोनों को स्तब्ध कर दिया। इस बीच हवेली के दूसरे हिस्से में बटलर एक सख्त चेहरे वाले आदमी के साथ चल रहा था, जिसके चेहरे पर एक निशान था। कैमरा झूम इन करके उसकी ठंडी डरावनी निगाहें दिखाता है। फ्लैशबैक में लाल बालों वाली लड़की को याद आया कि उसने उस आदमी को उस रात छत पर देखा था जिस रात जानवरों की लहर शुरू हुई थी। उसकी याद में उसने अपनी छड़ी उठाई, एक विशाल चमकता हुआ जादुई घेरा बनाया और आकाश को फाड़ दिया। उस दरार से एक विशाल सरीसृप जैसी आंख निकली जिसने उसे आतंक से भर दिया। वर्तमान में वापस आते हुए नायक ने साहस पूर्वक घोषित किया कि वह भविष्य के परिवार के मुखिया का बेटा है और अपनी बहनों से घबराने के लिए मना किया। इसके साथ ही वे तीनों हॉलवे में आगे बढ़े। जैसे ही वे दो आदमी उनके पास से गुजरे, नायक ने गहरी शक के साथ घूरा। हालांकि उसकी लाल बालों वाली बहन डर से कांप रही थी। वह अपनी प्रतिक्रिया छिपाने में असमर्थ थी। निशान वाले आदमी ने उसकी बेचैनी देखी लेकिन कुछ नहीं कहा। घबराहट भरी मुस्कान के साथ बहनों ने बटलर का विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया। बटलर ने तब नायक के सामने सम्मान पूर्वक झुककर उसे यंग मास्टर वोंग कहकर संबोधित किया। लड़के के चेहरे के भाव सख्त हो गए जैसे ही उसने चुपचाप उन दोनों आदमियों को गलियारे में आगे बढ़ते देखा। जल्द ही वे एक भारी लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचे। बटलर ने घोषणा की कि जो किंग घर के मालिक से मिलने वापस आ गए हैं। ये महसूस करते हुए कि यह मीटिंग चैम्बर है, नायक ने छिपकर सुनने का फैसला किया। उसकी बहन ने जोर से चिंता व्यक्त की कि वे पकड़े जा सकते हैं, लेकिन उसने शांत आत्मविश्वास के साथ उसे आश्वस्त किया, यह संकेत देते हुए कि उसके पास पहले से ही एक योजना थी। शांत दृढ़ संकल्प के साथ भाई बहन दरवाजे के करीब रेंगते हुए गए, सुनने के लिए तैयार। नायक ने अचानक दरवाजा धक्का देकर खोला, मीटिंग रूम में घुस गया और उसकी बहनें ठीक उसके पीछे थीं। उसकी बहनें चिल्लाती हैं कि उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं।